तो हम अपने क्लासेस में केवल फिज़िक्स ही नहीं करते हैं, हम अपने क्लासेस में गणित की भी बातें करते हैं, मैथमेटिक्स के जो स्किल्स होते हैं वो भी डेवलप कराते हैं, मेंटल मैथमेटिक्स के स्किल्स डेवलप करते हैं, ताकि हर चीज़ के लिए इनको कैलकुलेटर और उसका सहारा ना लेना पड़े। छोटे मोटे कैलकुलेशंस खुद से इवन अप्रॉक्सीमेट भी हों तो कोई बात नहीं, लेकिन तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि फ़िज़िक्स के साथ साथ जो बाकी के स्किल्स हैं वो भी इनके डेवलप हो जाएं, ताकि जब शिक्षक बने तो एक बहुत ही प्यारे शिक्षक बने। मैं खुद एक फ़िज़िक्स की टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं हो पाए वो आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना करे। लाइक जो मुझे टीचर्स ने पढ़ाया, मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है या जो भी था, बट मैं ऐसा प्रॉब्लम आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं करना चाहती। इसलिए मैं बेसिक्स क्लियर करना चाहती हूँ। अगर बच्चे का बेसिक अच्छा है तो वो आगे चल के उसे बीएससी में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जो हम लोग ने झेला। मैम यहाँ पर बेसिकली मैं फ़िज़िक्स को देखने आया हूँ, क्योंकि ये जो शिक्षा सोपान आश्रम है यहाँ केवल फ़िज़िक्स पढ़ाई नहीं जाती है, यहाँ पे फ़िज़िक्स दिखाई भी जाती है कि बेसिकली जो हमारी फ़िज़िक्स है वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हमारा जो भौतिक पर्यावरण है वो पूरा फ़िज़िक्स से बना हुआ है कि ये कैसे काम कर रहा है चीज़, तो उसमें क्या फ़िज़िक्स लग रही है। बेसिकली हम यहाँ ये देखते हैं। अभी जो ये कॉम्पिटेंस कोर्स चल रहा है, इसका पिछला सेशन था जिसमें मैम ने वेव्स एंड ऑसिलेशंस पढ़ाया, तो उसमें मैम ने ये सारी चीज़ें हमको लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से होती है। तो हमें यहाँ पर सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिल रहा है कि हम फिज़िक्स को देख रहे हैं, ना कि केवल उन किताबी ज्ञान में पढ़ रहे हैं, जो इक्वेशंस लिखी उनको रट रहे हैं कि ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि क्यों हो रहा है। अभी तक की जो एमएससी हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स नॉलेज पढ़ा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने बुक के बेसिस पर सीखे, पर यहाँ पर आके जो हमें इंटरेक्शन मिला, जो रियलाइजेशन मिला, मतलब फ़िज़िकल नॉलेज, जो फिज़िकल इंटरेक्शन है हमारा फ़िज़िक्स के साथ बुक से हट के, कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया वो बुक्स में हमने कंटेन किया है, उन्हीं को हम रियलाइज़ कर रहे हैं। मतलब वर्चुअली देखकर हम उसे समझ रहे हैं, तो और अच्छे से वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में जाता है, सेटअप होता है, और अच्छे से हम बच्चों को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। अगर हमें बेसिक खुद से अगर हमने वो चीज़ देखी हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा विजुअलाइजेशन या एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा आसान होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के शिक्षा सोपान आश्रम में हूँ, जहाँ पर प्रोफेसर एस.सी. वर्मा की क्लास चल रही है और ये एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए क्लास चल रही है। मेरे साथ कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करूँगी और प्रोफेसर वर्मा से भी बात करूँगी कि आखिर एमएससी के जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास लेने की क्या ज़रूरत पड़ी है और क्या वो डाउट्स है जो यहाँ पर आके वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ यहाँ के स्टूडेंट से। आप बताएँ, क्या नाम है आपका, किस कॉलेज पढ़ती हैं आप? अंशिका चौरसिया, एमएससी पीपन डिग्री कॉलेज कानपुर। अच्छा, आप ये बताएं कि आप एमएससी कर रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं। आज प्रोफेसर एस.सी. वर्मा की क्लास में क्या आप सीखने आई हैं, क्या वो डाउट्स हैं जो आपको लगता है कॉलेज में क्लियर नहीं हो पाते हैं? वो 11th और 12th के मतलब उसका सिलेबस हम लोगों का वो मतलब कि रिवाइज़ करा रहे, और मेरा जो स्कूलिंग था वो मतलब वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट होते नहीं थे, तो यहाँ पर आकर मेरा एक्सपेरिमेंट विद सर जो पढ़ाते हैं उसका वो, और सब वो भी मैं जहाँ से हमने 12th किया वो उतना अच्छा नहीं था। सर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, और सर इस बेसिस पे पढ़ा रहे हैं कि जैसे हम पढ़ कर आए हैं वैसे हम पढ़ाएं, तो वैसे ना पढ़ाएं हम लोगों को। मतलब कि फिर हम मेरे ऐसे बन जाएंगे, तो हमने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएं और पढ़ाएं भी, और उन्हें अच्छे से। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं? आप टीचर बनना चाहती हैं या किसी और प्रोफेशन में जाना चाहती हैं? नहीं, मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप ये बताओ, आपने 12th पास किया, बीएससी किया, एमएससी किया, और अभी आपको क्या लग रहा है कि वो 11th या 9th लेवल के जो डाउट्स होते हैं, बेसिक जो फिज़िक्स का है, वो कैसे छूट गया, वो क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि टीचर मतलब कि वो जो आते थे क्वेश्चंस वही केवल डिस्कस होते थे, एग्ज़ाम में आए ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लो पास हो जाओ, बस वही पास होने वाला पढ़ाया था। और सर ऐसा कुछ नहीं, सर पूरा जो है वो पढ़ाते हैं, सर अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करते, और सर छोटी छोटी बातें बताते, वो तो बस ऊपर ऊपर ले जाते थे कुछ समझ। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आप एमएससी कर रही हैं, मतलब डिग्री तो आपको मिल गई, बीएससी की मिल गई और एमएससी की भी डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक अच्छे फिजिक्स के टीचर बनना चाहते तो आपके लिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप रोज़ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के लाती हैं, कैसे डाउट्स क्लियर कर रही हैं आप? सर सारे डाउट क्लियर कर देते हैं सर, और फिर सर जो क्वेश्चंस होते हैं, सर ने अपनी बुक्स भी हम लोगों को दी हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बॉब 1 एंड बॉब 2, सर ने तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाते सर
पढ़ाते हैं और उसके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा ये बताओ कि आपने बहुत सारे जो आज का स्टूडेंट्स हैं उनको टीचिंग प्रोफेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, उनको वो बहुत ग्लैमरस नहीं लग रहा, आप टीचिंग में क्यों जाना चाहती हैं, इस प्रोफेशन के लिए क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि हम ये सोचते हैं जैसे हम पढ़कर आए हैं उससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएं, ये कोशिश करते हैं, और ये बेस्ट भी हमें लगता है कि और मुझे पसंद भी है टीचिंग। अच्छा देखिए मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात करूँगी, आप बताएं क्या नाम है आपका? स्वाति सिंह। स्वाति, आपने क्यों ये प्रोफेशन, आप एमएससी कर रही हैं, किस ईयर, फाइनल ईयर में आप? नहीं, प्रीवियस ईयर में अभी जाऊंगी फाइनल में। अच्छा, तो आप यहाँ किस पर्पस से आई, क्या सीखना चाहती हैं आप यहाँ पे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बेसिक्स, क्योंकि जहाँ से हम लोग पढ़े हैं या जो भी हम लोग का पास था या 11th 12th, उसमें एक शब्द होता है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब वो रट लिया सब कुछ, एग्जाम में वो आ गया, वो लिख दिया, ये 10 सालों से आ रहा है, ये पढ़ लीजिए और आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, फिर वो अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था फिर उससे कुछ कम इम्पॉर्टेंट, फिर जो बिल्कुल जो छूट जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टार्टिंग से एकदम एंड तक पढ़ाना रहता है, और बस यही क्लियर करने आई हूँ, जो छोड़ दिया था वो अब क्लियर करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। आप एक बार बताओ, जैसे हम पूरे देश में एक जो एजुकेशन का पैटर्न चल रहा है वो ये है कि डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी की डिग्री मिल रही है, एमएससी की मिल गई, अब पीएचडी करना है, किसी तरह टीचिंग प्रोफेशन में आ जाए। आपको क्यों ये लगा कि नहीं फिजिक्स का जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए? क्योंकि मैं खुद एक फिजिक्स की टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं हो पाए वो आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना करे। लाइक जो मुझे टीचर्स ने पढ़ाया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत है या जो भी था, बट मैं ऐसा प्रॉब्लम आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बेसिक्स क्लियर करना चाहती हूँ। अगर बच्चे का बेसिक अच्छा है तो वो आगे चल के उससे बीएससी एमएससी में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जो हम लोग ने झेला, तो इसीलिए मैं बेसिक्स पे ज़्यादा फोर्स करती हूँ, बाकी किसी और चीज़ से आई थिंक नींव ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। अच्छा आप बताओ, जब हाई स्कूल इंटर में आपने अच्छे मार्क्स आपके आए होंगे, तो कैसे फिजिक्स के और कैसे आपका रुझान बढ़ा? फिज़िक्स के रुझान इसलिए बढ़ा क्योंकि मेरे को एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा पसंद थे, और जब हम लोग 12th में थे तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का इतना वो नहीं था, बट मुझे एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा पसंद थे। थियोरी तो हम लोग वैसे भी केमिस्ट्री और मैथ्स से पढ़ लेते हैं, बट फिज़िक्स मुझे असल में मैं बताऊँ तो मुझे अर्थ ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अर्थ के बारे में पढ़ना और उसे समझना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं फ़िज़िक्स की तरफ आई। और जैसे हर चीज़ में सर पृथ्वी को लेकर चलते हैं, अभी कल परसों ही सर ने सुपरनोवा वगैरह पढ़ाया, तो वो चीज़ मेरे को पसंद है, लाइक एस्ट्रोलॉजी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से। अच्छा एक बात और है कि जब बच्चे डिग्री ले रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ये ध्यान ही नहीं जाता कि मेरा बेसिक कमज़ोर है, तो आपको ये रियलाइजेशन कैसे, मैं आपसे भी पूछूंगी कि ये रियलाइज़ कैसे हुआ कि मेरा बेसिक तो क्लियर ही नहीं है, मैं एमएससी में आ गई हूँ लेकिन अभी 9th की और 8th की चीज़ तो मेरी क्लियर नहीं हुई, ये कैसे पता चला आपको? जैसे कि कभी कभी पढ़ते हैं, जिन तो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो कभी कभी जैसे कि कुछ भी पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग तो उसकी 11th 12th और 10th से होती है, तो वो फिर ज़्यादा सोचो तो ये चीज़ तो हम भूल चुके हैं, इसे पढ़ना चाहिए। तो मतलब ऊपर ऊपर तो पढ़ रहे हैं, वो नीचे वाला एकदम खोखला हो गया है। अच्छा। हाँ, ऊपर ऊपर तो पढ़ लिया, नीचे बिल्कुल ब्लैंक है। आप बताओ, आपको कब पता चला कि मेरा बेसिक मैम, क्लियर ही नहीं, मैं एमएससी में आ गई लेकिन 9th की चीज़ें क्लियर नहीं है, ये कैसे पता चला? मैम असल में मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ 9th और 10th की भी। अच्छा। तो जब वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे को लगता है यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं थी, अच्छा ये भी था, तो फिर मुझे पुरानी किताबें खोलनी पड़ती है, अच्छा ये भी था, बट मैंने छोड़ दिया, गलती मेरी थी, मैं नहीं पढ़ पाई, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पढ़ लिया, सॉल्व कर ली, क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया, बट बुक की तरफ देखा नहीं। तो उनके क्वेश्चन जब मुझसे पूछते हैं तो मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ मेरी छोटी, दैट मीन्स मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। एमएससी की डिग्री तो मैं ले लूँगी अगले साल, बीएससी की ले चुकी हूँ, बट बेसिक्स जो है वो अभी मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस मैं क्लियर नहीं कर पाती, इसलिए। चलिए ये इंटरेस्टिंग बात है, और मेरे ख्याल में आप लोगों को सुन के तमाम जो और भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यानी कि बीएससी एमएससी में बच्चे टॉप भी कर लेते हैं लेकिन बेसिक्स क्लियर उनका नहीं हो पाता, और शायद हमारे टीचर्स भी उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करते कि आप अपना बेसिक क्लियर करें। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करूँगी कि आखिर ये हायर डिग्री लेने के बाद कैसे ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, और इसको क्लियर करना कितना ज़रूरी है। खासतौर पे अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करूंगी। वर्मा सर की क्लास अभी शुरू होने वाली है, और मेरे साथ एमएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर उनकी क्लास अटेंड करने वाले आए हैं, और बहुत सारे अपने सवाल लेके आए हैं जो फिजिक्स की बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है। मैं इनसे बात करूँगी। आप बताएं आपका क्या नाम है?
अंजलि सविता। किस कॉलेज में पढ़ती हैं आप? पीपीएन डिग्री कॉलेज हमारा पर कानपुर में पड़ता है, वहाँ से एमएससी प्रीवियस कर रहे हैं। ये बताइए, एमएससी कर रही हैं और आप यहाँ क्या जानने आई हैं? अभी तक की जो एमएससी हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स नॉलेज पढ़ा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने बुक के बेसिस पर सीखे, पर यहाँ पर आके जो हमें इंटरेक्शन मिला, जो रियलाइजेशन मिला, मतलब फिज़िकल नॉलेज, जो फिज़िकल इंटरेक्शन है हमारा फिज़िक्स के साथ बुक से हट के, कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया वो बुक्स में हमने कंटेन किया है, उन्हीं को हम रियलाइज़ कर रहे हैं, मतलब वर्चुअली देख कर हम उसे समझ रहे हैं, तो और अच्छे से वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में जाता है, सेटअप होता है, और अच्छे से हम बच्चों को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। अगर हमें बेसिक खुद से अगर हमने वो चीज़ देखी हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा विजुअलाइजेशन या एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा आसान होता है। वो चीज़ हमें आकर यहाँ मिली जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहीं नहीं मिला अभी तक की। आपको ये कैसे रियलाइज़ हुआ? आपने बीएससी कर लिया, एमएससी की पढ़ाई कर रही हैं, कैसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं अभी मेरी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक में मतलब छूट जाती हैं, या फिर इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद और हमें नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, पर एक साथ हमारे पास टाइम इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता है जैसे हम कि बेसिक को भी लेकर साथ में उसको रिवाइज़ करते जाएँ, या 9 से लेकर 12 तक के हम उसको पढ़ते जाएँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारा बेसिक छूटता चला जाता है। और अगर हम उसको कैप्चर करना चाहते हैं तो वो एक कनेक्शन हमारा ज़रूरी है कि बेसिक के साथ बना रहे, इसलिए हम यहाँ पर और ज़्यादा मतलब बेसिक को अपना क्लियर करना, साथ में उसको लेकर चलना ज़्यादा सीख रहे हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ या हम आगे चल के पीएचडी या कोई एक प्रोफेशनल कोर्स भी करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में भी जाएंगे, तो जो हमारी बेसिक नॉलेज है वो भी हमारे साथ रहे, उस टाइम भी रहे। आपने सर की बुक पढ़ी है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स? हाँ, यहाँ पर आके स्टार्ट भी किया, और उससे पहले भी मतलब एस.सी. वर्मा सर के काफ़ी सारे ऑनलाइन लेक्चर्स थे, क्वांटम फिज़िक्स है, या काफ़ी सारे मतलब सर के ऑनलाइन कोर्सेज आते रहते हैं, तो पहले इंट्रैक्शन मेरा उससे हुआ। उसके बाद मुझे यहाँ पता चला कि IIT सोपान में ऐसे क्लासेस कॉम्पिटेंस कोर्स वगैरह चल रहे हैं, देन मैंने पार्टिसिपेट किया, देन अब यहाँ पर डायरेक्ट सर से सीखने को मिल रहा है। अच्छा, कोई फिजिक्स का ऐसा कोई बेसिक सवाल जो आपको लगा हो कि मैंने डिग्री तो बीएससी की मिल गई और एमएससी भी करने जा रही हूँ, ये भी डिग्री तो मिलने में कोई डाउट नहीं है, एमएससी तो आप कर ही लेंगी, लेकिन कोई ऐसी फिजिक्स की कोई बेसिक चीज़ थी जो आपको लगा कि ये तो मेरी क्लियर नहीं है, जो आप सर से पूछने यहाँ आई हैं, या अभी तक आपने पूछी हो? अभी तक की जो 11 से लेकर एमएससी तक की, सर ने पहले ही टॉपिक ऐसा स्टार्ट किया था यहाँ पर आने पर, दैट इज़ ऑक्सीलेशन बेस्ड था हमारा। जो जनरल लाइफ में हम देखते हैं वेव जनरेट होती हैं, ऑक्सीलेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व तो देखते तो थे, पर हमें पता नहीं था यहाँ एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है, या 11th-12th में वो बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं किया जाता था। मतलब हमने पढ़ लिया कि हाँ ऑक्सीलेशन अप एंड डाउन होता है, पर उसके पीछे की थ्योरी क्या है, उसको हमने कैसे डिराइव किया है, कुछ भी है, वो यहाँ पर आके जब फर्स्ट हमें सबसे पहले वही सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि वो कॉन्सेप्ट आगे चल के हमें दोबारा नहीं पढ़ाया जाता, मतलब अभी तक तो नहीं आया, पर SHM जो बेसिक 11 से था, क्योंकि 11th इतना कंसिडर नहीं करते, बोर्ड में कंसिडर करते हैं, 10th की पढ़ाई कंसिडर करते हैं, तो 11th को हवा में या कहें तो ईजिली वे में सिर्फ पासिंग के लिए निकाल देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आया, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिला, और अब ऐसे पढ़ा है कि वो आगे भी याद रहेगा। क्या बनना चाहती, क्या एम है आपका? मेन हमारा एम टीचर लाइन में, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स में अपना बेस्ट, पहले तो ये है बेसिक कि फ़िज़िक्स को जो मैंने बुक्स के नॉलेज पे था कि उसको विजुलाइज करके अच्छे से समझना, और फिर हमारी रिसर्च नॉलेज में अगर इतना अच्छा मैं कर पाती हूँ तो ज़रूर रिसर्च लाइन में जाना चाहूँगी, अदरवाइज़ टीचर लाइन में तो ऑफ कोर्स आई वांट टू गो। आपका कोई ऐसा डाउट जो यहाँ पे आके क्लियर हुआ हो, बताओ। सर ने पहले SHM का स्टार्ट किया था, और मतलब SHM पढ़ लेते थे, सब कुछ था, मतलब कि सब कहते डिस्टर्बेंस जहाँ टेबल करता है, लेकिन मैम ने वो बना कर देखे, मैम ने पहले पढ़ाया था, सर बाद में डाउट्स क्लियर करते थे हम लोगों के, मैम ने बना कर दिखाया था, मैम ने ऐसे वो स्टिक का बनाया था, और मैम ने इधर से तब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो आगे बढ़ता चला गया डिस्टर्बेंस, और पूरे में मतलब कि वो डिस्टर्बेंस दिया बनाओ, तो मतलब ये तो जानते थे कि हम बोल रहे हैं तो डिस्टर्बेंस पार्टिकल वो हो रहा है, वाइब्रेशंस, वो दिखा कि मतलब कि देखो ये डिस्टर्बेंस जा रहा है, हमने एक उस एंड पर दिया और नेक्स्ट उस पर गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ के सीख रही हैं आप। अच्छा, देखिए आपका क्या नाम है? अजय। किस क्लास में आप? मैं BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और VSSD कॉलेज से मेरा पढ़ाई चल रहा है। यहाँ किस लिए आए, क्या सीखने आए यहाँ पे?
यहाँ पे बेसिकली सब जो प्रॉब्लम यही रहता है कि डाउट्स रहते हैं और साथ में बेसिक डाउट्स रहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 11th 12th में जो हम लोग के डाउट्स होते हैं वो हम लोग क्लास में बहुत कम ही पूछ पाते हैं। क्यों नहीं पूछ पाते क्लास में? टीचर नहीं बताते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन आप एक डाउट पूछते हैं, 2 डाउट पूछते हैं, 3 डाउट पूछते हैं, और ज़्यादा पूछते हैं तो फिर एक टाइप से, क्योंकि टाइम पीरियड लिमिटेड होता है तो टीचर को भी थोड़ा सा और लगता है, और वो फिर बताने के लिए बोलता है बाद में बता देंगे या बाद में पूछ लेना, क्लास ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन्हें कोर्स ख़त्म कराना होता है। और यहाँ ऐसा होता है कि आपको कोर्स का कुछ तो होता नहीं है, आपको पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक आपको समझ नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्लास में ही तुरंत डाउट पूछ सकते हैं, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा है कि कोई ऐसा डाउट जो यहाँ आके क्लियर हुआ आपका? हाँ, एक डाउट रहा जो मुझे मतलब काफ़ी शॉक्ड कर गया कि मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में गया तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते थे। तो ऐसा होता है कि कॉलेज में हमारे यहाँ कि आपको पढ़ा दिया जाता है, क्लास अलग लगती है, और जब पढ़ लेते हैं तो मिड टाइम के बाद आपके एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया, वर्नियर कैलिपर्स, फर्स्ट ईयर में, और सर ने मेरे से बोला कि इसमें आपको अपना मेज़रमेंट करिए, और मैं उसको करता रहा और मैं कभी निकाल नहीं पाया। बाद में सर ने बताया ये 12th का है, मैंने 12th में ढूंढा जाके तो वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर सर ने मेरे को बताया नहीं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने मेरे को डायरेक्टली रीडिंग बता दी, इसका ये रीडिंग है और इसको नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। सेकेंड ईयर में भी यही हुआ मेरे साथ, और सेकेंड ईयर में यहाँ आके मैंने जाना कि आखिरकार उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रही मेरे लिए, और मुझे काफ़ी शौक लगा कि वो 12th की चीज़ थी, और 12th के बच्चों से पूछिए तो उन्हें नहीं पता है वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। ओके, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं एमएससी नहीं कर रहा हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ। मैं यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे भी डाउट्स हैं। तो सर शाम को यहाँ पे सेशन चलता है, तो वहाँ पे बच्चे क्लासेस करते हैं, तो मैं उसमें आता हूँ, तो यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ पे भी मेरे डाउट्स क्लियर होते हैं और अच्छा लगता है। फिजिक्स मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, और मैं मतलब मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है, फिज़िक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को उतना मतलब सवालों में उतना ज़्यादा कम नहीं, मतलब ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हाँ फिज़िक्स को सॉल्व करना, उसको समझना, किसी भी चीज़ को जैसे कुछ हो रहा है एनालाइज करना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से जो सर पढ़ाते हैं, और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे क्लियर होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या पता चलता है कि नहीं हम सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। जैसे कि अगर स्प्रिंग, जैसे अभी परसों हम यहाँ पे जो क्लास हुई थी, तो उसमें सर ने बताया कि जो PV = nRT, जो आइडियल गैस हम लोग जो इक्वेशन पढ़ते हैं, अब हमारी बुक्स में लिखा होता है कि आइडियल गैस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर आइडियल गैस केवल हम लोग थियोरेटिकली सोचते हैं। बट हम लोगों ने क्लास में निकाला कि जो एयर है हमारी, वो एक बहुत अच्छी आइडियल गैस हो सकती है, मतलब है। तो ये एक नया मतलब ये हम लोगों ने किताब में पढ़ लिया, हम लोगों ने किताब में पढ़ने के बाद ये जान लिया। अब किताब में लिखी एग्जैक्ट ये लाइन लिखी है कि इसे हम लोग मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसे केवल सोचा है, टीचरों ने भी ये बताया। बट हमने जब इसको देखा, सर ने बताया कि नहीं, कैलकुलेशंस की और से निकाला कि नहीं, सच में एक आइडियल गैस है भाई। आइडियल गैस के लिए जो ज़रूरी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो इसमें लागू होती हैं, एयर्स में है। तो मतलब ये चीज़ें पता चलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या एम है आपका? मेरा साइंटिस्ट बनना है मुझे, और एम साइंटिस्ट का ही है, साइंटिस्ट ही बनेंगे और बहुत अच्छा करेंगे फिज़िक्स में। अच्छा, किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप? मैं कॉलेज में नहीं, मतलब हाँ, पढ़ते हैं? रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज है बिठूर में, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आप फिजिक्स में मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? हाँ ज़रूर। तो फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट स्कूल का क्या है, स्कूल में आपको स्कोप मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का? हाँ, मेरे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब स्कूल में फिज़िक्स में क्या है कि मतलब मैं पूछता हूँ तो मुझे बताने वाले लोग हैं, मुझे बताया जाता है, स्कूल में भी बताया जाता है, तो मुझे फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ स्कूल में भी टीचर्स हैं तो उनसे पूछते हैं तो बताते हैं। हालांकि जैसे कि भैया ने बताया कि डाउट्स आप बता सकते हैं, लेकिन क्लास में टीचर से आप उतने ही डाउट्स पूछ सकते हैं कि मतलब सभी बच्चों को क्लास भी देखना है, सिलेबस भी करवाना है, इस वजह से वो ज़्यादा। सोपान आश्रम के बारे में किसने आपको बताया, और SC वर्मा सर के बारे में कैसे आपको पता चला? आपने उनकी बुक पढ़ी है? हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स मैंने 11th क्लास की पढ़ी है, और 12th में अभी हूँ तो पढ़ रहा हूँ। और मेरा घर पास में ही है, यहाँ सोपान आश्रम के बिल्कुल पास में। तो जब ये सोपान आश्रम यहाँ पे ओपन हुआ था तो हमें तभी बात पता चली थी, तो हम तब से ही आ रहे हैं, तो सोपान आश्रम से जुड़े हुए हैं। चलिए, थैंक यू। आप बताएं क्या नाम है और किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप? मैम, मेरा नाम विनीत कुमार पटेल है और मैं यहीं परेड पे PPN डिग्री कॉलेज का MSc प्रीवियस का छात्र हूँ। आप MSc कर रहे हैं, यहाँ क्या सीखने आए हैं? यहाँ ये जो कोर्स चल रहा है वो कॉम्पिटेंस कोर्स चल रहा है, यानी कि जो 11th 12th में और जो
छोटे लेवल पे जो फिजिक्स होती है वो हम बड़े क्लासों में जा करके भूल जाते हैं। तो अभी जब हम आगे जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में, तो हमें वहीं यहाँ पे यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो होता ये है कि हम बड़ी चीज़ों के चक्कर में ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और बाकी इस कोर्स में इनरोलमेंट किया था, उसके बाद यहाँ जब से आने लगे तब से इतना मज़ा आने लगा है। सर के साथ पढ़ने का एक ड्रीम था, वो पूरा हो गया। यही लगता था कि सर के दर्शन कब हो जाएंगे, जब ऑनलाइन देखते थे। लेकिन अब सर को रोज़ लाइव देख करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ये कब रियलाइज़ हुआ आपको कि अभी बहुत छोटी छोटी फिजिक्स की चीज़ें जो मुझे नहीं आती हैं? यहाँ आए तो सर ने कुछ ऐसी बातें रखी सामने, जैसे अभी लास्ट पिछली क्लास में ही ये चीज़ डिस्कस हुई कि जो एयर है वो अप्रॉक्सीमेट आइडियल गैस की तरीके से वर्क कर सकती है। तो ये कितना बड़ा मिथ था जो छुपा हुआ था। बुक्स में पढ़ते आते हैं, टीचर्स भी हमें बताते रहते हैं कि कोई भी आइडियल गैस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सर के साथ में जब मैथमेटिकली हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, कुछ सर ने जब करवाया, तो ये समझ में आया कि वास्तव में ये जो गैसेज हैं एयर में, ये भी आइडियल गैस की तरीके से बिहेव कर सकती हैं और करती भी हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या एम है आपका? मेरा एम तो प्रोफेसर बनने का है। तो आप आजकल जो देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स में टीचिंग प्रोफेशन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखता। आपको क्या ड्रीम है, कैसे ये आइडिया है कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है? सर को देख के ही आया। अच्छा, सर का आपका भी एक मैम जो वीडियो पड़ा हुआ है सर के साथ में, पहले वही वीडियो देखा तो सर के बारे में और भी कुछ चीज़ें निकल के आई। फिर जब से सर के साथ में जुड़े हुए हैं तब से कुछ और भी यही लगता है कि मतलब जो भी काम करो वो अच्छे से करो। और ऐसा लगता भी है कि जो टीचिंग स्किल है वो मेरे अंदर कुछ है, तो उसी को डेवलप करने के लिए। और सर लोग यहाँ पे केवल पढ़ाते ही नहीं है, मतलब केवल पढ़ाना ही नहीं है। अभी कल ही एक यहाँ पे विजिट होने वाली है मैम, उसमें हम लोगों को जो है बच्चों को जो है एक्सपेरिमेंट्स दिखाने हैं और उनको सिखाना है कुछ। तो यहाँ से हमारी टीचिंग स्किल भी डेवलपमेंट यहाँ पे सर लोग करवा रहे हैं। आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोफेसर वर्मा की क्लास में फिजिक्स के टीचर्स तैयार हो रहे हैं। ये एक देश के लिए भी एक मतलब पॉजिटिव बात है। आप बताएं, क्या नाम है आपका, किस क्लास में आप? मैम, मेरा नाम प्रखर तिवारी है और मैं पीपीएन कॉलेज का छात्र हूँ, एमएससी प्रीवियस का। यहाँ पर क्या सीखने आए हैं आप? मैम, यहाँ पर बेसिकली मैं फ़िज़िक्स को देखने आया हूँ, क्योंकि ये जो शिक्षा सोपान आश्रम है, यहाँ केवल फ़िज़िक्स पढ़ाई नहीं जाती है, यहाँ पे फ़िज़िक्स दिखाई भी जाती है कि बेसिकली जो हमारी फ़िज़िक्स है वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हमारा जो भौतिक पर्यावरण है वो पूरा फ़िज़िक्स से बना हुआ है कि ये कैसे काम कर रहा है चीज़, तो उसमें क्या फ़िज़िक्स लग रही है। बेसिकली हम यहाँ ये देखते हैं। अभी जो ये कॉम्पिटेंस कोर्स चल रहा है, इसका पिछला सेशन था जिसमें मैम ने वेव्स एंड ऑसिलेशंस पढ़ाया, तो उसमें मैम ने ये सारी चीज़ें हमको लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से होती है। तो हमें यहाँ पर सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिल रहा है कि हम फिज़िक्स को देख रहे हैं, ना कि केवल उन किताबी ज्ञान में पढ़ रहे हैं, जो इक्वेशंस लिखी उनको रट रहे हैं कि ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे वो लगता है। अच्छा, तो आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं? यस मैम, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, आज की क्लास में स्टूडेंट से बात करके ये एक उम्मीद जग रही है कि हमारे देश में अच्छे फिजिक्स के टीचर्स तैयार हो रहे हैं। और अभी वर्मा सर की क्लास शुरू होने वाली है, हम क्लास अटेंड करेंगे। इसके बाद मैं सर से बात करूंगी कि आखिर ये जो क्लास यहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स की, फिजिक्स के कौन से ऐसी बेसिक चीज़ें हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में है जो कमज़ोर रह जा रही हैं, जो छूट जा रही हैं, और वाकई इन डाउट्स को क्लियर करना कितना ज़रूरी है। पिछली क्लास में क्या हुआ था? ओके एक गिलास पानी पीने में हम कितना मोल पी जाते हैं? और बताओ भाई, क्या क्या किया था हमने पिछले क्लास में? आइडियल गैस की बात की थी, आइडियल गैस की बात की थी, उसके जो कंडीशंस हैं, कब हम उसको आइडियल गैस कहेंगे, उन कंडीशंस का पता किया था। और वहीं से हमने कैलकुलेशंस किए थे, और कैलकुलेशंस करके हमने ये देखा था कि हमारी जो एयर है इसमें सामान्य एयर 1 एटमॉस्फेयर वाली और रूम टेम्परेचर वाली इज़ ए गुड आइडियल गैस। एक एक मॉलिक्यूल को कितना कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? 4000 क्या 40,000 एंगस्ट्रॉम क्यूब, 40,000 एंगस्ट्रॉम क्यूब। अपना साइज हार्डली एक दो एंगस्ट्रॉम टाइप का। तो
तो ये और बताओ, अट्रैक्शन, रिपल्शन बिटवीन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, बिना चार्ज वाले, यही था ना। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जिस पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और फिर भी वो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और रिपल्शन उनमें होते हैं, ये हम लोगों ने बात किया था। गुड। ओके, तो प्रमुख बातें लगभग आ गई, अच्छी बात है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। पीवी हमने ये भी बात की थी, आइडियल गैस का इक्वेशन जो है पीवी nRT, ऐसा ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस n को आप लिख सकते हो क्या, नंबर ऑफ मोल्स, इसको केटी में लिख सकते हैं ना हम, जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनटू केटी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जानने के लिए इसको आप लिख सकते हो Na KT, लिख सकते हैं क्या। इस n की जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या, Na क्या था, किसको कहते हैं, एक मोल में कितने, हाँ कितने जो भी है एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी है, तो एक मोल में कितने उसके बेसिक पार्टिकल्स हैं वो Na है, और हमारे पास n मोल है। ये छोटा n जो लिखा है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल, है ना। जैसे हम लोग पूछ रहे थे ना कि पानी में कितने मोल हम पी गए, तो ये कितने मोल वो है, और एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए n मोल में n इंटू एवोगैड्रो नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। उसको हमने यहाँ पूरा कैपिटल N लिखा। तब वैसी हालत में हम यहाँ पे K लिखते हैं। K का क्या नाम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R का क्या नाम है, गैस कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये R जो है, देखना nRT, NT के बगल में यहाँ R है, और NT के बगल में यहाँ क्या है, ये N है, ये N है, ये T है, ये T है। अब बच गया इधर कैपिटल R, और बच गया इधर, तो कहने का मतलब कि ये जो कैपिटल R है, ये जो कैपिटल R है वो क्या होना चाहिए, हाँ K इंटू Na। ये सभी यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। K स्मॉल k जो लिखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पक्का वैल्यू है उसका। ये नहीं कि इतने डिग्री पर इतना है, उतने डिग्री पर उतना है, वो पक्का एक सिंगल वैल्यू है k का। इसी तरह से एवोगैड्रो नंबर है, उसका भी एक पक्का वैल्यू है। इसी तरह से इन्हीं दोनों का गुना है तो इस कैपिटल R का भी पक्का वैल्यू। अच्छा, ये R आपने कल खोज के निकाला था गूगल से, राइट, 8.314 SI यूनिट, हाँ SI यूनिट। अब उतना याद भी रखने का क्या ज़रूरत है, तो जब मर्जी हो तब उसको हम लोग लिख सकते हैं। ये यूनिट निकालने में कितनी देर लगती है। ओके, और ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो पावर, हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखने की हैं। सब कुछ SI में चल रहा है। ओके, तो ये आइडियल गैस। तो अब एक हीट थर्मोडायनेमिक्स का के दो बड़े प्रिंसिपल्स हैं, क्या कहते हैं, जैसे न्यूटन के नियम होते हैं ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वैसे ही अपने थर्मोडायनेमिक्स में भी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ भी होता है। लेकिन हम लोग फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं अपने ज़्यादातर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद है क्या, किसको याद है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Q इक्वल टू W प्लस समथिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है Q इक्वल टू W प्लस समथिंग। अब इसको तो आगे बढ़ाओ समथिंग को। U और आगे बढ़ाओ। ये तो अक्षरों का खेल हो गया ना। Q बराबर W प्लस Q, क्या है U, Q बराबर W प्लस U, लेकिन जिंदगी तो जिंदगी तो इससे नहीं चलेगी। पता तो होना चाहिए कि Q क्या बला है, W क्या बला है और U क्या बला है, तो उसको एक एक करके चले। हाँ एक मिनट रुको, पहले एक एक से चलते हैं। Q, ये Q क्या चीज है? हाँ हीट है, जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं वो वाली हीट, किचन में जो हो रही है कौन सी हीट है? ये देखो चौक पे मैंने वर्क किया कि नहीं, मैं वर्क कर रहा हूं कि नहीं, कर रहा हूं ना, कर रहा हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आराम आराम से एक समान गति से मैं लेके चलूं। शीशे में और चौक में कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप मान के चलना है कि हम इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रहे, इसकी स्पीड को हम बढ़ा नहीं रहे, इसकी स्पीड को हम घटा नहीं रहे। मैं वर्क कर रहा हूं क्या, मैंने वर्क किया क्या, मैंने वर्क किया क्या, नहीं किया, क्यों नहीं किया? मेरे तो हाथ दुख गए। आप कह रहे कुछ काम ही नहीं किया, इसको इतना पकड़े रहे इतनी देर तक और चलाते रहे ऐसे धीरे 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 करके। क्यों कह रहे हो कि काम नहीं किया, वर्क नहीं हुआ? फॉर्मूले में अगर रखे तो आपने काम, हाँ बताओ, फॉर्मूले में रखो, कैसे रखा बताओ। वर्क बराबर डी कॉस थीटा। हाँ F बराबर डी, ओके। वर्क जो है, वर्क जो है वो है F डी कॉस थीटा। बहुत अच्छा, अब इसमें भी बताओ। एंगल हाँ एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। कैसे? हाँ 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 ठीक है, ठीक है, कैसे बताओ? क्योंकि अगर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा था, फोर्स इधर ही लगा, फोर्स 0 हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। हाँ, एंगल 0 हो जाएगा। और cos 0 तो 0 होता नहीं है, लोगों ने पहले डिफाइन कर दिया होता, cos 0 बराबर 0 तो हो जाता, काम खत्म। हाँ बताओ अंजलि बताओ। सर आपने बोला था इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हुआ जिसकी वजह से हमने फोर्स निकाला वो 0 हो हाँ, हाँ। गया। जब फोर्स 0 हो गया तो राइट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम ले जा रहे थे। हमने बोला ना कि हम इसको आराम आराम से एकदम बिना कोई एक्सेलरेशन दिए हुए एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये चल रहा है तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है ना, महामहिम न्यूटन महोदय ने कभी बताया था, और जिसका हम लोग श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं कि F बराबर m इंटू ए होता है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है किसी चीज़ में, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स जो नेट फोर्स जो है वो 0 है। अब ये इस समय में इस पर कौन कौन लोग फोर्स लगा सकते हैं इस चौक पर? एक तो मैं लगा सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, और नॉर्मल फोर्स ऊपर। वो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं, जरूरी है क्या, कैसे मालूम जरूरी है? ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, टोटल वो 0 होना चाहिए। वो अकेला फोर्स बच गया है तो उसको 0 ही होना पड़ेगा। मेरा हाथ क्यों दुख रहा है? जब मैंने फोर्स लगाया ही नहीं तो मेरी उंगलियां क्यों यहाँ वाली दुख रही हैं? कितना लगा लेगी, आइडियल गैस ना।
एक एयर जो है सब तरफ से फोर्स लगाती है, मिलकर जीरो हो जाता है। ये तो बात हो गई पक्की कि मैं इसके ऊपर चौक के ऊपर मेरी उंगलियां नेट फोर्स जीरो ही हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा और कोई है नहीं इस दिशा में फोर्स लगाने वाला हॉरिजॉन्टल। तो मैंने तो कोई फोर्स लगाया नहीं है, फिर भी पता चल रहा है ये हमने नेट फोर्स मेरे द्वारा चौक पे जीरो है, सही, लेकिन वो नेट फोर्स मेरी इस उंगली ने इधर की तरफ चौक को ठेला हुआ है, इस उंगली ने उधर की तरफ ठेला हुआ है, दोनों मिलके जीरो है। अब ये उंगली इसलिए दुखी क्योंकि इस उंगली को फोर्स लगाना पड़ा, या चौक ने इस उंगली पे फोर्स लगाया उल्टा, और ये अंगूठा है इसलिए जो है कि अंगूठे को भी फोर्स लगाना पड़ा। तो मेरा हाथ तो फोर्स नहीं लगा रहा था इसके ऊपर, चौक के ऊपर नेट फोर्स जीरो था, लेकिन वो नेट फोर्स दो फोर्सेस से मिलके बना हुआ है, एक इधर एक उधर मिलके जीरो, राइट, एक इधर एक उधर मिलके जीरो। और वो जो उंगलियों से मुझको होल्ड करना है, होल्ड नहीं करूंगा तो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको एक लाइन के अंदर में कैसे लेके जाऊंगा। तो ये होल्ड करने में जो दो फोर्सेस मेरे लग रखे हैं उंगलियों और अंगूठे के द्वारा उसके कारण से यहाँ पर पता चल रहा है ओके, तो वही ठीक है। तो ये F चूंकि जीरो है इसलिए ये जीरो हो गया। अच्छा वापस आते हैं यहाँ पे, ये जो हीट का मामला है Q, ये कौन सा हीट है, कौन किसको दे रहा है, क्या कहाँ से आ रहा है। तो आप जब भी न्यूटन के नियम का इस्तेमाल करते हैं F बराबर ma का, तो पहले क्या आता है, नियम पहले आता है बराबर ma, या कोई वस्तु है, कोई चल रहा है, कुछ हो रहा है, कोई लोग फोर्स लगा रखे हैं, वो पहले आता है, वो पहले आएगा ना। तब तो देखो F क्या, m क्या, किसका मास, a क्या, किसका मास, तो F बराबर ma बाद में आएगा पहले एक सिचुएशन आएगी। हाँ, उसमें क्या सिचुएशन है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पे कुछ फोर्सेस लग रखे हैं, जिसके कारण से कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन है, तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, कितने फोर्सेस लग रखे हैं, सबको जोड़ जाड़ करके वेक्टर सम करके बताओ क्या है, बोलेंगे F, इसका कितना द्रव्यमान है इस वस्तु का जो m, फिर ये चल रही है तो कितना एक्सेलरेशन है a, अब आएगा कि हाँ F बराबर ma। तो इस नियम का भी इस्तेमाल करने के लिए पहले हाँ वो तो ढूंढो कि किसके लिए ये इस्तेमाल हो रहा है ना। सबसे पहली जरूरत तो है कि इस्तेमाल किसके लिए लिखा जा रहा है ये। तो यू हैव सम सिस्टम, सम गैस, जनरली हम लोग गैस की बात करेंगे इसके अंदर में, राइट, सम गैस, और गैस कहाँ रखी जाएगी, कंटेनर में, बिना कंटेनर के गैस नहीं रखी जा सकती। तो ये है कोई गैस है, सबसे पहली बात है कि कोई एक बंद वॉल्यूम है, उसके अंदर में वॉल्यूम बदल सकता है, लेकिन हाँ वो बर्तन होना चाहिए, ताकि, और वो ऐसा बर्तन, बंद बर्तन होना चाहिए कि हम बस ये हमारी गैस है, इसी पर मुझे अपना फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करना है। अब इसमें कोई बाहर वाली गैस नहीं घुसनी चाहिए और हमारी गैस कहीं चली नहीं जानी चाहिए, तो मेरा कंटेनर होना चाहिए, बंद कंटेनर हो, हाँ उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित, हाँ इतने मॉलिक्यूल्स, ये वाले मॉलिक्यूल्स हवा के हैं, वो हमारे इस कंटेनर के अंदर में है ना। तो ये हो गया। तो अब एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस है, इसके लिए सारी बातें हो रही है। हाँ, चूल्हा जला करके उसके ऊपर रख दिया है, या किसी बड़े ऊंचे ताप वाली वस्तु को सटा दिया है उसके अंदर में, या कुछ तो है, इससे जिस टेम्परेचर पर ये है उससे अधिक के टेम्परेचर पे से कोई चीज़ ला करके हमने रख दी है, इसके साथ में सटा दी है, तो ये हायर टेम्परेचर की चीज़ यहाँ है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से एनर्जी का फ्लो होगा, और वो कितना फ्लो हुआ एक खास दिए हुए टाइम के अंदर में, उसमें हम उसको हम कहेंगे ये है मेरा Q, राइट। सो हीट गिवन, बोलो आगे बोलो,
हाँ, टू द सिस्टम। चलो, इस गैस को एक्चुअली हम लोग सिस्टम कहेंगे, राइट? हम इस गैस पर बात कर रहे हैं। इसको रखने के लिए कंटेनर चाहिए, लेकिन कंटेनर जो है वो मेरा उसका हिस्सा नहीं है। हम गैस पर सारी बातें कर रहे हैं। सो हीट गिवन टू द सिस्टम, और सिस्टम इज माई गैस, बाय, हाँ, ये वाला जो है, बाय हीट सोर्स, यानी कुछ तो भी बड़े टेम्परेचर पर, इससे ज्यादा के टेम्परेचर पर कुछ तो भी। अरे इतना देर लगा दिया इसने बैलून लगाने में। उसका छूट रहा है डिस्कशन। तो ये हो गया भाई क्यू का मामला। और वो एक खास टाइम के अंदर, वो तो मान लो हीट दिए चला जा रहा है, अब ये हो गया, इसके अंदर जो हवा है वो हमारा सिस्टम हो गया। अब अगर इसको धूप में रख दिया हमने या गर्म पानी में डाल दिया हमने, तो हीट जो है वो इसके अंदर में आएगी, तो वो है मेरा क्यू। ठीक है। अब दूसरी चीज आ गई हमारी, क्या, इसी कंटेनर में ये रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। W, तो Q तो ये हो गया। अब ये W पे आ जाते हैं, Q बराबर W प्लस U। तो Q तो हो गया हीट गिवन टू द सिस्टम। अब ये W पे आओ, ये क्या वाला, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा भाई? ये है सिस्टम मेरे, ये हवा है इसके अंदर। अब क्यू के लिए तुमने क्या दिया, गर्म पानी में डाल देते हैं इसको, तो क्यू मिल जाएगा इसको। ये वर्क कैसे करेगा, ये गैस जो हवा जो है वो वर्क कैसे करेगी? हाँ, इसके अंदर के पार्टिकल्स मूवमेंट करना शुरू करेंगे। हाँ, कर रहे हैं। तो ये वर्क कैसे कर रहा है और किस पर वर्क कर रहा है? हाँ, वर्क के लिए आपने लिखवाया ना मेरे को FD cos थीटा। तो कोई फोर्स लगा, F है ना, कोई फोर्स लगा रहा होगा, राइट? उसी फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, यानी जो वो फोर्स लगा रहा है वो वर्क कर रहा है, तो ये तो F हो गया। और जब फोर्स लगा रहा है तो किसी के ऊपर लगा रहा होगा। हम फोर्स लगाएंगे तो किसी पर फोर्स लगाएंगे, ऐसे तो नहीं कि हमने फोर्स लगा दिया, किस पर लगाया पता नहीं। हर फोर्स के साथ आप पूछ सकते हो ना, किसने लगाया, किस पे लगाया। जिस पर लगाया हमने उस पर हमने काम किया, वर्क किया, राइट? ये फोर्स, ये जब हम इसको ऐसे लेके चल रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे, या इसको लेके चल रहे हैं प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जिस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, या ये इसको चौक को गिरा दूं अभी, तो जो धरती का अट्रैक्शन है चौक के ऊपर, फोर्स जिसको इसका वेट कहते हैं हम, वो फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स वर्क कर रहा है। किधर लग रहा है फोर्स? और डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? जिस पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सारे हो रहे होंगे, लेकिन जिसके कारण से, जिस फोर्स के कारण से मैं वर्क पूछ रहा हूं, वो फोर्स जिस पर लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट देखना। ठीक है। जब हम लिखते हैं वर्क बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो हम इस वर्क के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? डिक्शनरी शब्दकोश मेरा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट? और D जो है वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्जेक्ट भी अपना डिफाइंड रहना चाहिए। इसके ऊपर वर्क, इसके ऊपर फोर्स लगा रखे, वो ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखने का है ना? तो हर जो उसके आपके इक्वेशन के अंदर में हर जो राशियां आती है, उनका अपने को नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसका काम अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यह है डिस्प्लेसमेंट, इतना सब लोग बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? हाँ, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क, दिस फोर्स इज एक्टिंग।
तो रिश्ता है इस F में और इस D में रिश्ता है। ये F जिस पर लग रहा है उसी का ये डिस्प्लेसमेंट D है ना। तो चाचा भतीजा वाला रिश्ता है यहाँ पर। जिस पर ये फोर्स लग रहा है, फोर्स है तो जरूर किसी पर लग रहा है और कोई लगा रहा है, तो जिस पर ये फोर्स लग रहा है उसी का डिस्प्लेसमेंट देखना है, दूसरे का नहीं देखना है ना। F इंटू डी। तो अब भाई बताओ W Q बराबर W प्लस U। W वर्क, W वर्क का मतलब कुछ फोर्स होना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कौन सा फोर्स कौन लगाएगा, किस पर लगाएगा, और जिस पर लगाएगा उसी का डिस्प्लेसमेंट देखना है। इसका ये रबर है, इसकी हवा अंदर वाली फोर्स लगा रही है सब तरफ, ऐसे 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 ऐसे। बाहर वाली हवा लगा रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। इस W को बाहर की हवा जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है उससे मतलब, क्योंकि ये जो W है वो है वर्क डन बाय द सिस्टम। जो मेरे दिमाग में आ गया, इसके लिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ अभी? इसके अंदर जो हवा है तो मेरा वही सिस्टम है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम बोलूंगा तो ये अंदर वाली हवा के कारण से वर्क बोलूंगा मैं, और बाकी करने दो, लगाने दो, जिसको जहां लगाने दो, राइट। तो ये जो W को हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये अंदर की हवा तो इस पर बल लगा रही है, तो अगर वर्क होना है, अगर कुछ वर्क होना है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो होना पड़ेगा ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा। किसका डिस्प्लेसमेंट? जिस पर फोर्स लग रहा है। अभी फोर्स लग रहा है इस बैलून का, तो जब तक यहाँ जहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ अंदर से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इस पोर्शन को चलना चाहिए, या तो अंदर या तो बाहर कहीं चलना चाहिए, तब तो वर्क होगा, राइट। तो कैसे चलेगा ये? ऐसे चलाने से काम नहीं चलेगा। ये वाला नहीं है, ये वाला चलना नहीं है, इसमें कोई फायदा भी नहीं है। ये हवा इधर फोर्स लगा रही है इस पोर्शन पे, उस पे नेगेटिव वर्क हो जाएगा, इस पोर्शन पे लगा रही है पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, सब मिलकर जीरो हो जाएगी। ये वाला चलाने से फायदा नहीं है। कैसा चलना चाहिए इसको? ये खुलता भी है क्या? अच्छा चलो मान लो कि ये पहले यही चीज पहले ऐसी थी, फुला करके फुला दिया और ये ऐसी हो गई, है तो वर्क हुआ ना, ये एक्सपैंड हो गया तो वर्क हुआ ना। और हमने इसमें कैसे एक्सपेंड करा है, इसको खोला करके फुला दिया। ये जो हवा ने वर्क किया है बैलून पे, वो है ना W, सिस्टम के द्वारा किया हुआ वर्क। ध्यान से सोचना, मैं बोलने वाला हूं कि ऐसा नहीं है। ये बैलून छोटा सा था, ठीक है। अब इसी अंदर में हवा है, वो इसके ऊपर बल लगा रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें और फूंक मार करके इसको इतना बड़ा कर दिया, तो आयतन बढ़ गया, तो जो रबर था सो फैल गया, तो रबर चला, सब है ना, रबर चला, और अंदर में जो हवा थी वो उसने फोर्स भी लगा रखा था, तो वर्क भी हुआ। अंदर की हवा ने इसके ऊपर फोर्स तो लगा ही रखा था, और ये चल भी पड़ा, यहां से यहां पहुंच गया, तो वर्क तो हुआ। वो वर्क ये W वही वाला वर्क है क्या? क्यों? नहीं, सिस्टम चेंज हो गया, नई हवा भर दी हमने। ये हमने बहुत ज्यादा, वो इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं करना। एक इक्वेशन लिखते समय में या उसकी चर्चा करते समय में या उसका इस्तेमाल करते समय में बीच में सिस्टम मत बदल देना, एक बार तय कर लो कि यह सिस्टम है, उस सिस्टम को दिया जाने वाला हीट, उस सिस्टम के कारण होने वाला वर्क, है ना, उस सिस्टम और क्या U, सब कुछ अब उसी सिस्टम का होगा। ये नहीं कि जब लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं तो एक सिस्टम है
और जब सेकंड बीच वाला टर्म लिख रहे हैं बराबर के बगल वाला तो दूसरा सिस्टम हो गया, और जब u लिख रहे हैं तो तीसरा सिस्टम हो गया, तब इक्वेशन काम नहीं करेगा। तो ऐसे फुला देने से वर्क तो हो रहा है गैस के द्वारा, लेकिन वो ये वाला वर्क नहीं है। तो ये वाला वर्क कैसे आएगा, कम आएगा। हवा मतलब सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, उसकी हवा उतनी रहेगी, फिर भी इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हाँ, फिर भी इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, कुछ हो रहा है क्या? अच्छा चलो सिरिंज लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर की जो हवा है, इधर से रबर से बंद है, इधर से मेरे अंगूठे से बंद है, इधर दीवालों से बंद है। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको खींचूंगा मैं, देखना, खींचा, क्या हुआ, हवा का आयतन बढ़ गया। हवा तो वही है, नई हवा तो नहीं घुसाई, हवा तो निकाली नहीं। अब इस समय में जब ये ऐसे था, और यहाँ से लेकर के और पूरा जब हमने इसको नीचे किया, तो ये हवा, ये जो काला रबर है इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी ना, ये हवा इस पर फोर्स लगा रही थी ना, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, पूरे रास्ते वो फोर्स लग रहा था ना। हवा का प्रेशर तो हमेशा बना हुआ था, तो हवा के मॉलिक्यूल्स तो मार ही रहे थे टक्कर, अभी भी मार रहे, जब थोड़ा नीचे कर दोगे तो भी मारेंगे, और नीचे कर दोगे तो भी मारेंगे। तो पूरे रास्ते वो ये हवा इस पर फोर्स लगा रही थी ना, राइट, और ये डिस्प्लेस हो रहा था, फोर्स की दिशा में ही डिस्प्लेस हो रहा था। हवा यहाँ इस पर ऐसा फोर्स लगा रही थी नीचे, है ना, और ये नीचे डिस्प्लेस हो रहा था। तो वैसी हालत में हाँ ये अच्छा है ये अच्छा है, ये देखो ये, हाँ, तो ये हवा इस रबर पे हम भी लगा रहे हैं, हम भी रबर पे फोर्स लगा रहे हैं, हम भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा वाला वर्क वहाँ नहीं है। इट्स वर्क डन बाय द सिस्टम, आई एम नॉट द सिस्टम। तो हम लगा रहे होंगे फोर्स, हम लगा रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क हो रहा है। यहाँ नहीं लेना है, यहाँ कौन सा लेना है, गैस के कारण, इस गैस के कारण जो ट्रैप्ड है, जो कंटेनर के अंदर है, इसके कारण से जो, अब इसके ऊपर तो फोर्स लग रखा है और ये नीचे जा रहा है, हाँ, तो वर्क हो रहा है। ये वाला वर्क यहाँ जाएगा, यहाँ अभी ऐसा है, और हमने इसको, अभी इसको हमने देखो ऐसे किया, देखो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, ये जो कंटेनर, ये पिस्टन है, ये जो रबर है ऊपर जा रहा है, और अंदर की गैस इस रबर पे फोर्स लगा रही है। किधर लगा रही है, नीचे लगा रही है, नीचे प्रेस कर रही है हवा, और ये किधर जा रहा है, तो फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हवा के द्वारा रबर पे नेगेटिव है। और जब हम इसको ऐसा खींच रहे हैं तो फोर्स किधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो वर्क पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो जब हमारी गैस एक्सपैंड करेगी, जब हमारी गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वर्क होगा, अगर एक्सपैंड करेगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो नेगेटिव होगा। वो है ये W। इस समय प्रोफेसर वर्मा की क्लास ख़त्म हो गई है और सर मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करूंगी। सर, ये MSc के जो स्टूडेंट्स आपसे फिजिक्स की क्लास लेने आ रहे हैं, क्या इस क्लास का क्या पर्पस है और क्या चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं? देखिए, पर्पस ये है कि हमारे ये जो विद्यार्थी हैं इस समय BSc MSc के अंदर में, इन्हीं में से हमारे स्कूल सिस्टम को या कॉलेज सिस्टम को टीचर्स मिलने वाले हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में जो हैं वो तो अपने प्रोफेशन में जाने वाले हैं। जो शुद्ध बैचलर्स में है या मास्टर्स कर रहे हैं, उन्हीं में से भविष्य में हमारे स्कूल सिस्टम को, कॉलेज सिस्टम को टीचर्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए प्रयास है कि उनको हम, जिस समय उनका अभी प्रोफेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी MSc चल रही है, उसी समय से उनको हम दर्शन कराएं, अनुभूति कराएं जो उसका सब्जेक्ट है,
ताकि अगर वो उसमें से कुछ लोग टीचर बन के जाएँ तो फिर हमारे जो उस समय के विद्यार्थी हों उनको उसी प्रकार की अनुभूति वो करा सके। क्योंकि अगर अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, अगर फीलिंग्स नहीं डेवलप होती हैं, अगर इमोशंस नहीं डेवलप होते सब्जेक्ट के साथ में, तो फिर कोई बड़ा काम नहीं होता है। फिर परीक्षाएं पास करना और करवाना यहीं तक भूमिका सीमित रह जाती है। तो इसलिए हम ये बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को लेकर के उनके साथ में और रोचक ढंग से ज़िंदगी की चीज़ों से जोड़ करके जो चीज़ें अपने को रोज़ देखने में आती हैं उन्हीं में से क्या साइंस निकल रही है, तो ये करने से उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमें अच्छे शिक्षक मिलेंगे जो कि अपने सब्जेक्ट के प्रति समर्पित होंगे। अच्छा सर, ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कैसे इनको मतलब कैसे वो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे आपकी क्लास अटेंड करने आ सकते हैं और क्या ये कानपुर के ही होने चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारे पास रहने की व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ी सी हैं, सीमित हैं। तो कानपुर के बाहर से अगर आएंगे तो फिर रहने की व्यवस्था उनको सोचनी पड़ेगी कि कहाँ रहेंगे। हम कर सकते हैं, हम लोग बाहर का भी कर सकते हैं। और अभी जो हम लोगों ने किया था उसमें तो हमने जो कानपुर में जो कॉलेजेस हैं, पीजी कॉलेजेस हैं करीब 10, वहाँ पर ये सूचना भिजवाई थी और वहाँ के जो शिक्षक हमारे संपर्क में हैं उन्होंने हमारी सहायता की सूचना को स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में। और फिर हमारे जो शिक्षा सोपान की वेबसाइट है उस पर भी सूचनाएं रहती हैं। तो ऐसा करके हम लोगों ने इनका मांगा था कि हमारी वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करें। हमारी वेबसाइट जो है www.shiksha उसके बाद एक हाइफन है, फिर सोपान SOPAN.org, इसके ऊपर फिर इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उस लिंक के ऊपर जा कर के। और फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ लोगों को चयनित किया। हमें करीब 40-45 आग्रह मिले थे, लेकिन हमारी क्षमता जो है इस समय में 40-45 की नहीं है, करीब 20 की ही है। तो फिर हमने उसमें से चयनित किया, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स भी करवाते हैं। थ्योरी क्लास में तो 20 की जगह हम 40 बिठा सकते हैं, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट्स भी कराने हैं तो फिर लैब होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए जहाँ बैठ के खड़े होकर के लोग एक्सपेरिमेंट करें। तो वो हमारी जितनी क्षमता है उतनी हम लेकर के आए। कहीं के भी बाहर के भी लोग, अगर एमएससी के लोग चाहें कि ये कोर्स चलेगा 3-4 महीने तक, अच्छा। तो अगर बाहर के भी जो लोग हैं जिन्होंने एमएससी अभी जस्ट ख़त्म की है या करने वाले हैं, तो वो लोग भी अगर हमें लिखते हैं, हम अप्लाई करते हैं, हमें संपर्क करते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारे यहाँ के जो फ़ोन नंबर है शिक्षा सोपान के, उनके थ्रू, तो हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन मुख्य समस्या यही रहेगी कि उनको अपने रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सर, ये जो क्लास लग रही है ये रोज़ाना लग रही है और क्या इसकी कोई फ़ीस है? फ़ीस तो नहीं है, फ़ीस तो नहीं है, लेकिन रोज़ाना भी नहीं लग रही है। शुरुआत जब हमने की थी उस समय इनके कॉलेजेस बंद थे, परीक्षाएं वगैरह चल रही थी दूसरे क्लासेस की, तो उनकी कुछ समय के लिए 1 महीने के लिए कॉलेजेस बंद थे, 15-20 दिन के लिए। तो उस समय में हमारी रोज़ाना क्लास लगती थी, और क्लास भी लगती थी तो लंबी लगती थी, 10 बजे से 4 बजे तक की लगती थी। रोज़ 10 बजे आना और 4 बजे तक रहना। यहाँ पर 2 थियरी क्लासेस हम लोग लेते थे, एक सुबह में और एक फिर बाद में दोपहर में। तो एक तरीके से समझो कि सुबह के अंदर में तो सारे डिस्कशंस हुए और फिर शाम के अंदर में उसी क्लास के आधार के ऊपर और फर्दर डिस्कशन, डाउट क्लियरिंग, ये सब शाम को 2 थियरी क्लासेस होती थी और एक्सपेरिमेंट्स भी ज़्यादा होते थे, तो 4 बजे तक का था। अब इनके कॉलेज खुल गए हैं, सब फाइनल ईयर के ज़्यादातर छात्र हैं एमएससी फाइनल ईयर के, तो कॉलेज खुल गए हैं। तो अब ये लोग अल्टरनेट डे आ रहे हैं, 10:30 से 10 बजे, 10:30 से लेकर 12:30 तक, 2 घंटे का इनका, 12:30 1 बजे तक, क्योंकि 1.5 घंटे की हमारी थ्योरी क्लास होती है और उसके बाद फिर 1 घंटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओके सर, एक चीज़ जो अभी मैंने स्टूडेंट से बात की तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, और शायद ये कोई ऐसा नहीं कि कानपुर के पूरे देश के स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल है कि बच्चे जो हैं वो हायर डिग्री उनको हासिल कर लेते हैं, बीएससी एमएससी कर लेते हैं, लेकिन उनके बेसिक डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, जो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती, सर ये बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ी कमी है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ऐसे ही दूर करना पड़ेगा। ये एक सामाजिक आंदोलन है, ये एक सामाजिक आंदोलन होना है इसके अंदर में। ये जो सारा समाज के अंदर परसेप्शन है कि डिग्री हासिल करने से जॉब मिलती हैं और ज़िंदगी सुखपूर्वक गुजरती है, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत परसेप्शन है।
अगर ये परसेप्शन सही होता तो फिर इतना बेरोजगारी का हल्ला क्यों होता? शिक्षित बेरोजगारी का जो इतना हल्ला होता है वो किसके लिए हो रहा है? इसी के लिए हो रहा है कि डिग्री मिल गई है तभी तो वो शिक्षित हैं और जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये जो है कि पढ़ लिख लेगा यानी नंबर ले आएगा, डिग्री हो जाएगी तो फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये एक मिथ है, पूरी तरह से मिथ है ये। हमारे पास हुनर कितना है, हमारे पास स्किल्स कितने हैं, हम किस तरह से चीज़ों को सोच सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, वो हमें अच्छी जॉब दिलाता है। अन्यथा जॉब मिल भी गई तो उसमें भी अपना कोई एडवांसमेंट नहीं होता, तरक्की नहीं होती, बहुत लंबे समय तक वो ऐसे ही घसटते रहते। फिर वो आंदोलन होते हैं कि इतने वर्ष हो गए तो इसमें प्रोन्नति मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये बेसिक्स अगर हमारे ठीक ठाक हैं तो फिर हम ज़रूर, कोई जॉब की परेशानी नहीं है। तो ये एक परसेप्शन, सामाजिक परसेप्शन जो है कि नंबर आएंगे तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी, इसको बदलना है। और इसको बदलने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक सामाजिक आंदोलन है ये। अब उस कैसे होगा, कौन लीड करेगा, लोग कैसे इसके अंदर में जाएंगे, सोसाइटी के अंदर में ये मैसेज कैसे पहुँचेगा। तो जैसे आप कर रही हैं, आपका एक विस्तार है, काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जो टॉपर्स होते हैं उन सब का आप इंटरव्यूज़ करती हैं, तो उन सब की जो कहानियां हैं उनको भी आप सामने लेकर के आएंगे। तो आप इसी तरह से करके ये आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसका निदान बस इतना ही है, स्टूडेंट्स को भी समझ में आना चाहिए कि बिना बेसिक्स जाने हुए, तो बिना स्किल डेवलप किए हुए हम जान भी गए लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जब कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, हमें फॉर्मूले सब पता है। तो ये बेसिक्स को इतना अच्छी तरह से जानना कि किसी सिचुएशन में हमें तुरंत समझ आ जाए, अच्छा ओके यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ये रिज़ल्ट निकल करके आ जाएगा, वो उसको मैं कहता हूँ स्किल, हुनर, वो महत्वपूर्ण है। सर यहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे हैं और आपके पास बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? किस तरह के छोटे छोटे डाउट उनको नहीं पता है तो कितना एक अजीब भी लगता है कि यार एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, इनको तो ये 7th 8th की चीज़ नहीं पता, 9th की चीज़ नहीं पता। नहीं, मुझे अजीब बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मैं वस्तु स्थिति से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। ये जो बच्चे हमारे यहाँ इस समय आपने देखे, जिनसे आपने बात की, वो सब रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। हमारे बीएससी एमएससी का जो पॉपुलेशन है उसके ये रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ये एवरेज वाले नहीं हैं, ये उससे बहुत ऊपर वाले हैं। ये वो हैं, ये बच्चे वो हैं जो कहीं ना कहीं सोच करके शुरू से चल रहे हैं कि हमें शिक्षक बनना है। तभी वो बीएससी और एमएससी में पढ़ते हुए भी यहाँ में 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की जब हम चीज़ों की चर्चाएं करेंगे, हमने लिख के भी यही दिया था शुरुआत के अंदर में भी कि हम स्कूल फिज़िक्स बताएंगे, स्कूल फिज़िक्स के जो समस्याएं हैं उसी में आपको लेकर के चलेंगे। तब भी ये लोग आए क्योंकि इनके मन में काफ़ी शुरू से है कि हमें शिक्षक बनना है। तो ये हमारी सोसाइटी के एवरेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये जो थोड़ा इलीट क्लास है। लेकिन इनके साथ भी जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में चले जाते हैं कि चलो ये बॉटल है, इसके अंदर में कितनी हवा है, इसका कितना ग्राम वज़न होगा, जब तक वो पीवी और एनआरटी और XYZ होता है तब तक ये लोग भी कंफर्टेबल हैं, फार्मूले वगैरह सब पता है इनको। लेकिन अगर हमने ये कह दिया है कि इस बॉटल के अंदर कितनी हवा के मॉलिक्यूल से बता दो या कितने ग्राम हवा है बता दो, तो इनको भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम अपने क्लासेस में केवल फिज़िक्स ही नहीं करते हैं, हम अपने क्लासेस में गणित की भी बातें करते हैं, मैथमेटिक्स के जो स्किल्स होते हैं वो भी डेवलप कराते हैं, मेंटल मैथमेटिक्स के स्किल्स डेवलप करते हैं, ताकि हर चीज़ के लिए इनको कैलकुलेटर और उसका सहारा न लेना पड़े, छोटे मोटे कैलकुलेशंस खुद से इवन अप्रॉक्सीमेट भी हों तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक तो इस तरीके से करके तमाम प्रकार के और कोई विषय लेकर के हम ज़रूर चलते हैं। लेकिन डिस्कशन के समय में हम बहुत सारी चीज़ें, भाषा है, लैंग्वेज है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम साइंस पढ़ें या सोशियोलॉजी पढ़ें, अगर हमारी भाषा पर पकड़ ठीक नहीं है तो फिर हम न किताब पढ़ के ढंग से समझ पाएंगे और न किसी को समझा पाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि फ़िज़िक्स के साथ साथ जो बाकी के स्किल्स हैं वो भी इनके डेवलप हो जाएं, ताकि जब शिक्षक बने तो एक बहुत ही प्यारे शिक्षक बने। सर एक बात, आपकी क्लास आज मैंने अटेंड की, स्टूडेंट्स को भी सुना, आपको भी सुना, एक बात जो समझ में आ रही है सर कि
शायद ये स्टूडेंट्स को और हमारे बहुत सारे टीचर्स को भी जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर, उनको ये बात शायद उस चीज़ से अवेयर ही नहीं है कि हमारी बेसिक चीज़ें कितनी छूट गई हैं और इनको जानना कितना ज़रूरी है। जैसे देखा जाए तो हर कॉलेज का वही हाल होगा कि जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ निकल रहे हैं और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझ रहे कि अरे बेसिक क्लियर नहीं है तो कैसे आगे हम किस तरह की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। और वाकई में आज यहाँ हमने क्लास अटेंड की तो वाकई में हमारे लिए एक चिंता का भी विषय है कि भाई हम अच्छे फिजिक्स के टीचर्स तैयार करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और वो वही है, वो सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि सबको लगता है कि पढ़ाई का उद्देश्य सबसे पहला कि पढ़ाई का उद्देश्य है अच्छी नौकरी पाना। एक ये भी गलत बात है। वो बाई प्रोडक्ट है। आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। वो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो उसका टारगेट नहीं है, वो उसका उद्देश्य नहीं है, वो तो खुद ही आ जाएगा। उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, उद्देश्य है हाथों में और दिमाग में हुनर पैदा करना, उद्देश्य है कि अपनी सोच को इतना विकसित करना है कि हम कुछ नई चीज़ें कर सकें, नए काम कर सकें, नए एग्जाम्पल्स बना सकें, नए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकें, कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम सोल्यूशंस खोज सकें। वो है टारगेट, वो होना चाहिए। और ये अच्छी नौकरी मिलेगी वो तो बाई प्रोडक्ट है, खुद ही आ जाएगा। लेकिन अभी इस समय में जो लोगों मान्यता है, प्रचलित मान्यता है, वो इसका उल्टा है। वो इसका उल्टा है, उसका है कि वो हुनर आए चाहे ना आए, स्किल डेवलप हो या ना हो, अच्छा सा अच्छे परसेंटेज वाला ग्रेड कार्ड होना चाहिए तब नौकरी मिलेगी। तो इसके कारण से सारी समस्याएं हैं। और सर एक बात और भी पॉजिटिव है सोपान आश्रम के बारे में, जहाँ से पूरे देश में शिक्षा को लेके इतना बाजारीकरण चल रहा, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो मैं अपने जो ऑडियंस है उनको बता देती हूँ कि अगर आप फिजिक्स के डाउट क्लियर करना चाहते हैं, फिजिक्स में कमांड हासिल करना चाहते हैं, फिजिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं या फिजिक्स के बेहतरीन शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अभी भी आप सोपान आश्रम की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्रोफेसर वर्मा की क्लास अटेंड कर सकते हैं। इस क्लास के लिए कोई फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन जैसे सर ने बोला कि बाहर से अगर आप आते हैं तो रहने के अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्लासेस पूरी तरीके से फ्री है। तो सर अभी 3-4 महीने क्लासेस और चलने वाली हैं? हाँ, ये क्लास तो चलेगी, ये वाली क्लास जो है 3-4 महीने तो चलेगी। अच्छा, और अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या में रजिस्ट्रेशन मिलते हैं तो फिर उनके लिए हम अलग से क्लास महीने 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर से प्लान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।